गर्मियों का मौसम चल रहा था। श्रुति के परिवार वालों ने गर्मियों में ही उसकी शादी विनय नाम के लड़के से तय कर दी थी। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे ही श्रुति अपनी माँ हेमा के साथ बाजार में शादी की शॉपिंग कर रही होती है और गर्मी में पसीने से बेचारे का बुरा हाल हो रहा था। तभी श्रुति की नजर एक लेमन सोडा वाले ठेले पर जाती है और श्रुति अपनी माँ से बोलती है, बाकी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे माँ, पहले मुझे लेमन सोडा पिला दो, वरना इतनी गर्मी में ना मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही है तू? रुक 2 मिनट, चल पहले थोड़ा सा सोडा पी ले, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर लेमन सोडा वाली दुकान पर जाती हैं और 2 ग्लास लेमन सोडा बनवाकर आराम से पीने लगती हैं और श्रुति राहत भरी सांस लेते हुए बोलती है, माँ अगर मेरा अभी से ये हाल है तो शादी वाले दिन क्या होगा? इतनी गर्मी में शादी करने के चक्कर में कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता बेटा, कौन सा तेरी शादी न्यारी हो रही है गर्मियों में? और भी तो लोग हैं जो शादियां करते हैं गर्मी में। अरे माँ सच में बहुत गर्मी है। अरे सर्दियों में शादी करनी चाहिए थे ना माँ, आप भी ना कुछ भी कर देती हो। पंडित जी ने जो मुहूर्त बताया है उसी मुहूर्त पे तो शादी करेंगे ना, अपनी मर्जी से थोड़ी ना तेरी शादी कर देंगे। भगवान बस मेरी शादी में सब कुछ ठीक ठाक रहे। मुझे तो यही चिंता सताई जा रही है, कहीं ये गर्मी मेरी शादी में कोई बवाल ना कर दे। तू शुभ शुभ बोल और शुभ शुभ सोच, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। सोडा खत्म कर जल्दी, क्योंकि बहुत सारा सामान खरीदना है अभी बाजार से। ऐसे ही दोनों माँ बेटी लेमन सोडा पीने के बाद बाकी की बची हुई शॉपिंग का काम खत्म करती है और फिर घर आ जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं। ऐसे ही एक दोपहर जब श्रुति आराम से बैठी हुई थी, तभी उसके पिता महेश फोन पर किसी से बात करते हुए बोलते हैं, अरे देखिए, अरे इतना ज्यादा बजट नहीं है मेरा। अगर मैं सब कुछ आपको ही दे दूंगा तो बेटी की शादी में क्या लगाऊंगा? अरे समझने की कोशिश कीजिए आप, जितना दिया है उतना ही बहुत है। और शादी का घर है, खर्चा कितना होता है पता है आपको? इतने में काम कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ऐसे ही महेश काफी देर तक फोन पर बहस करते हैं और फोन को काट देते हैं। तभी श्रुति अपने पिता से बोलती है, पापा क्या हो गया? आप इतना ज्यादा किसके साथ बहस कर रहे हो फोन पर? अरे और कौन होगा, बैंकेट हॉल वाला था। अब माना कि गर्मी में शादी हो रही है, एसी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा बढ़ाते जाएगा वो। अरे जितने में उसने बात की थी उतना ही पैसा देंगे ना हम। अब गर्मी बढ़ गई तो हम क्या करें? ऐसा थोड़ी होगा कि वो बार बार पैसा बढ़ाता रहेगा और हम मान जाएंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अरे यार, गर्मी में एसी का खर्चा अलग से है, कितना खर्चा होता है। अगर शादी सर्दी में होती तो कोई सस्ते बैंकेट हॉल में ही काम चल जाता। अब क्या करे बेटा, अब गर्मी में शादी होनी लिखी है तो गर्मी में होगी तो जरूर। श्रुति और महेश ये बात आपस में कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेमा भी आ जाती है और श्रुति से बोलती है, श्रुति पार्लर वाली का फोन आया था, उसने बोला कि तू फेशियल लेने के लिए पार्लर में आ जाए। फेशियल लेने का क्या फायदा है माँ? इतनी तपती गर्मी में तो आप मुझे बाहर शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती हैं, ताकि मेरा सारा फेशियल पसीने में ही बह जाए। अब जब गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही ना, फूल तो निकलेंगे नहीं हमारे अंदर से। मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है कि शादी वाले दिन दुल्हन का जोड़ा पहनकर, इतने सारे गहने पहनकर मेरी क्या ही हालत होगी। कहीं ऐसा ना हो माँ कि गर्मी की वजह से वहीं मुझे दिल का दौरा आ जाए और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। श्रुति मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया कर, जा पार्लर चली जा। हेमा की बात सुनकर श्रुति मुंह बनाते हुए पार्लर की तरफ चली जाती है, जहां जाकर वो फेशियल करवाने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं, गर्मियां बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ती गर्मी के साथ श्रुति की अपनी शादी को लेकर चिंता भी बढ़ने लगती है। ऐसे एक दिन श्रुति अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद से बोल रही थी, हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में खर्चा भी इतना ज्यादा हो रहा है। सब लोगों को एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अभी तो घर में मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, कल को घर भी मेहमानों से भर जाएगा। हम सब कुछ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? सब कुछ ठीक ठाक हो जाए भगवान, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, बस ये गर्मी कोई हंगामा न करवाए मेरी शादी में। ऐसे ही सोचते सोचते श्रुति भगवान से प्रार्थना करती है। दिन गुजरते हैं, श्रुति की शादी का दिन अब पास आने लगता है।
एक एक करके घर पर मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो जाता है और इतनी गर्मी में कोई कूलर पंखे की हवा छोड़कर काम करने के लिए उठना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही श्रुति की हल्दी की रस्म होती है और फोटोग्राफर लाइट और कैमरा के साथ श्रुति की फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन लाइट की वजह से उसको और भी ज्यादा गर्मी लगती है और उसके चेहरे पर लगी हुई हल्दी पसीने में बहने लगती है। तभी श्रुति बोलती है, भैया थोड़ा जल्दी करो ना, गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से आपने ये लाइट जला दी, इसकी हीट मुझे अलग से लग रही है। मुझे नहीं बनाने कोई पोज, एक दो फोटो ले दो और काम खत्म करो। श्रुति के कहने पर फोटोग्राफर जल्दी से एक दो फोटो क्लिक करता है। श्रुति अपने कमरे में जाकर अपना चेहरा धोती है और आराम से कूलर चलाकर उसके आगे बैठ जाती है और आखिरकार श्रुति की शादी का दिन भी आ जाता है। श्रुति अपनी शादी का जोड़ा और गहने लेकर पार्लर पहुंचती है और पार्लर वाली श्रुति का मेकअप करना शुरू करती है। तभी श्रुति उससे बोलती है, मैडम प्लीज मेकअप ऐसा करना जो इस गर्मी और पसीने से लड़ सके, क्योंकि इतना हैवी लहंगा पहनकर गहने पहनकर पसीना आना तो बिल्कुल जायज है। कहीं ऐसा ना हो पसीने के साथ मेरा मेकअप बहता जाए और निकल जाए, सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। आप पैसे भले ही ज्यादा ले लेना, लेकिन मेकअप एकदम बढ़िया करना। श्रुति की सारी बातों को समझते हुए पार्लर वाली उसका मेकअप करना शुरू करती है। काफी घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार श्रुति अच्छे से तैयार हो जाती है और श्रुति को बैंक्वेट हॉल में ले जाया जाता है, जहां उसे एक एसी वाले कमरे में बैठा दिया जाता है। तभी वहां पर हेमा आती है और श्रुति की नजर उतारते हुए बोलती है, बहुत सुंदर लग रही है बेटा, नजर ना लगे तुझे किसी की भी। लोगों की नजरों से तो फिर भी बच जाऊंगी, बस गर्मी की नजर नहीं लगनी चाहिए माँ, बहुत ज्यादा ही गर्मी है। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अरे इतना पैसा लगाकर ये एसी बैंकेट हॉल बुक किया है, भला ऐसे कैसे कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाएगी। मेरी भी भगवान से बस यही दुआ है माँ कि कुछ भी ऊपर नीचे ना हो। श्रुति से कुछ देर बात करने के बाद हेमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद बारात भी आ जाती है। हेमा और महेश मिलकर बारात का अच्छे से स्वागत करते हैं। स्टेज पर विनय हाथों में वरमाला लिए श्रुति का इंतजार कर रहा था। तभी हेमा श्रुति को लेकर स्टेज की तरफ जाती है। विनय जैसे ही श्रुति के गले में वरमाला डालने लगता है, तभी बैंक्वेट हॉल की लाइट चली जाती है। सारे एसी पंखे बंद हो जाते हैं। सभी लोग गर्मी के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी विनय की मां नीता बोलती है, ये सब कुछ क्या है समधन जी? अरे बेटी की शादी कर रहे थे तो ढंग से ही हॉल बुक कर लेते ना, यहाँ तो लाइट ही चली गई। जी हमने तो सब कुछ अच्छा ही किया था, पता नहीं लाइट कैसे चली गई। महेश जी जाकर देखिए ना क्या बात है। अरे आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं देख कर आता हूँ आखिर क्या बात हो गई। महेश जल्दी से बैंक्वेट हॉल के मैनेजर के पास जाता है और पता चलता है कि बैंक्वेट हॉल की वायर में कोई डिफेक्ट आ चुका है। इसकी वजह से अचानक से बिजली चली गई है। गर्मी की वजह से सारे बाराती बड़े परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बस बहुत हो गया, अब क्या खाक लाइट आएगी? देखिए समदन जी, गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लग रही है, हमें भी लग रही है, लेकिन हम भी यहाँ शांति से खड़े हुए हैं ना, तो फिर ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, हम लड़के वाले हैं। तो हम भी आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, इज्जत हमारी भी बराबर की है। ऐसी हेमा और अनीता के बीच बहस हो जाती है और छोटी सी बहस अब थोड़ी ही देर में बड़े हंगामे में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ भारी लहंगा पहने और भारी गहने पहने श्रुति का भी बुरा हाल हो रहा था। इस हंगामे के दौरान किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी श्रुति अचानक से बेहोश हो जाती है। विनय जोर से चिल्लाता है, श्रुति, श्रुति क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आपके हंगामे के चक्कर में मेरी बेटी बेहोश हो गई। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे आपकी बेटी अपनी गलती की वजह से बेहोश हुई है, हमारी गलती की वजह से नहीं। इतनी गर्मी में अपनी बेटी को मार रही हैं तो बेहोश तो होगी ही ना। कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे मैं खुद से जाकर लाइट काट कर आई हूँ। हमें क्या पता आपने क्या लगाया है और क्या नहीं लगाया। अरे आप लोग बहस करना बंद कीजिए, यहाँ ये बेहोश है, आपको बहस की पड़ी है। अरे कोई पानी लेकर आओ, छींटा मारते क्या पता होश में आ जाए। श्रुति जी। विनय के कहने पर हेमा जल्दी से ठंडे ग्लास का पानी लेकर आती है और श्रुति को पिलाती है। जैसे तैसे करके श्रुति को होश आ जाता है, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आती। अनीता गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो गया, हम नहीं कर रहे और इंतजार। हम बारात लेके वापस जा रहे हैं, हमें नहीं करनी अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से। ये आप क्या बोल रही हैं? अरे सिर्फ एक लाइट ना आने की वजह से आप मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हैं? और आप जो हमारी बेइज्जती कर रही हैं, उसका क्या? अरे पूरी बारात में आप लोगों को हमारी ही थू-थू करवानी थी।
नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कीजिए। अरे लाइट अभी आ जाएगी, मैंने मैनेजर से बात की है, आ जाएगी लाइट। आप ऐसा मत कीजिए। अरे इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तब तो लाइट आई नहीं, अब क्या खाक लाइट आएगी। चलो चलो बारात वापस ले जाने की तैयारी करो। अनीता की बातें सुनकर श्रुति रोने लगती है और आज खुद से बोलती है, मुझे पता था कि गर्मी में शादी होगी तो हंगामा भी हो गई, लेकिन हंगामा इतना बड़ा होगा कि मेरी शादी ही टूट जाएगी। मुझे ये नहीं पता थी। आप लोग शांत हो जाइए, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, क्या है ये? हाँ, क्या कर रही हैं आप? शादी है, कोई मजाक थोड़ी है जो बारात को वापस लेके चली जाओगी। तू ज्यादा मत बोल, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं होगी। गर्मी में वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया है, और तू बोल बोल के ना और दिमाग खराब मत कर मेरा। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारी गलती है, लाइट चली गई, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन शादी तोड़ना कोई सही बात थोड़ी ना है। अरे तो ये कोई सही बात थोड़ी है। लड़की वालों का फर्ज होता है लड़के वालों की आओ भगत करना और उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ना। लेकिन आपने तो बत्ती ही गुल कर दी, जबकि आपको पता है कि गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। हेमा, विनय, महेश तीनों ही अनीता को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता किसी भी तरीके से राजी नहीं होती और पूरी बारात वापस ले जाने की तैयारी करती है। जैसे अनीता विनय का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उससे अपने साथ ले जाने लगती है, तभी लाइट आ जाती है और सारे एसी पंखे फिर से चलने लगते हैं। गर्मी से बेहाल हुई अनीता और बाकी सभी बाराती एक राहत भरी सांस लेते हैं। तभी विनय बोलता है, माँ, गुस्सा थोक भी दो, और गर्मी के कारण बस आप परेशान नहीं हुई हो, हम भी परेशान है माँ, ये लोग भी परेशान है। अब इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा करके बारात को वापस ले जाना सही है क्या माँ? अगर हमारे घर की शादी होती और ऐसा कोई और करता तो कैसा लगता आपको? माँ, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। अब दोनों परिवार का रिश्ता जुड़ने जा रहा है माँ, तो हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत का ध्यान रखना होगा माँ। दोनों परिवारों की इज्जत बराबर है। कोई माँ बाप जानबूझ के अपनी बेटी की शादी खराब तो नहीं करवाना चाहेगा ना। जो भी हुआ है इसमें इनकी क्या गलती है? मान जाओ माँ, गुस्सा थूक दो। जी बहन जी, दामाद जी सही कह रहे हैं, बारात को वापस मत ले जाइए, शादी को संपन्न होने दीजिए। ऐसी ठंडी हवा में अनीता का दिमाग भी शांत हो जाता है और वह वापस बारात ले जाने की बात को मना कर देती है और पूरे विधि विधान के साथ श्रुति की शादी विनय के साथ संपन्न हो जाती है। सुमन की राधा और रानी नाम की दो बहुएं थी। सोचने वाली बात तो ये थी कि दोनों बहुएं जुड़वा थी, जिस कारण उनके माँ बाप ने उनका नाम भी ऐसा रखा जिसे सुनकर लगता था जैसे दोनों एक हो। एक दिन दोपहर के समय सुमन खाना खाने जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है। सुमन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे घर कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस खाने के लिए ही जा रही थी, तो बिल्कुल सही समय पे आई है। चल दोनों साथ में खाते हैं। तू सच बोल रही है? कहीं तुझे कम तो नहीं पड़ेगा ना? तू चिंता मत कर, ना ही मेरा दिल इतना छोटा है, ना ही मेरे घर में राशन की कोई कमी है। मेरे घर में हमेशा 2 खुराक ज्यादा ही खाना बनता है, तो तुम मेरे खाने की चिंता बिल्कुल मत कर। बुरा मत मानियो मेरी बात का, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि सबके घर में हिसाब किताब से खाना बनता है, महंगाई जो इतनी है। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही। चल आज मैं तुझे पंचरत्न दाल खिलाती हूँ। तू भी क्या याद करेगी, मैंने कोई अच्छी चीज खाई थी सुमन के घर पर। क्या बोला तूने? पंचरत्न दाल? ये कैसी दाल है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना, खाना तो दूर की बात है। अरे कोई बात नहीं, नाम नहीं सुना तो क्या हुआ, आज खा कर देख लियो कि पंचरत्न दाल कैसी होती है। सुमन शांति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और अपनी बहू को खाना लाने को बोलती है। कुछ देर के बाद में उसकी बड़ी बहू राधा दोनों के लिए खाने की थाली लेकर उनके पास आती है। बहू, तू तो सिर्फ दाल चावल लेकर आई है, शांति को चावल कम पसंद है। रसोई में जाकर छोटी बहू को बोल दे कि वो 4 रोटियां सेक देगी। जी माँ जी, अभी बोल देती हूँ। वैसे बोलना क्या, मैं ही बना देती हूँ। नहीं नहीं, तू मत बना, एक काम कर, तू छोटी बहू को ही बोल दे। तब तक तो रसोई का काम निपटा लियो, वरना तुम दोनों को खाना खाने में देर हो जाएगी, और खाने में देरी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी ठीक है माँ जी, मैं अभी छोटी को कहती हूँ कि वो रोटी बना देगी। छोटी, जब तक मैं झूठे बर्तन धो लेती हूँ, बाहर माँ जी की कोई सहेली आई है जो कि रोटी मांग रही है। माँ जी तुम्हें उनके लिए रोटी बनाने को बोल रही है। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ।
बुरा मत मानियो सुमन, लेकिन लगता है तेरी छोटी बहू बहुत अकड़ू है। उसे तेरी कही हुई किसी बात की कोई कदर नहीं है। शांति, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने जो भी अपनी बहू को कहा उसने वही तो किया है। कहाँ किया है? तूने रोटी लाने को किससे कहा था? अपनी छोटी बहू से। लेकिन लेकर कौन आया है? तेरी बड़ी बहू। इसका मतलब तो यही है ना कि तेरी छोटी बहू ने अपनी जेठानी और अपनी सास दोनों की ही बात टाल दी। नहीं शांति, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी छोटी बहू ही है। मेरी दोनों बहुएं जुड़वा हैं। शायद इसलिए तुझे पता नहीं चला। देख सुमन, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। मुझे पता है ये तेरी छोटी नहीं बल्कि बड़ी बहू है, और ये जुड़वा उड़वा सिर्फ फिल्मों में होता है, सच में नहीं। मेरे घर में सच में जुड़वा इंसान है। मेरी दोनों बहुएं जुड़वा हैं। मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है। चल मैं तुझे एक चीज दिखाती हूँ, उसे देखने के बाद तुझे यकीन हो जाएगा। सुमन इतना कहकर शांति को लेकर रसोई में जाती है, जहाँ एक तरफ उसकी छोटी बहू रोटी बना रही थी और बड़ी बहू बर्तन धो रही थी, जिसे देखकर शांति का सर चकरा जाता है। हे भगवान, तेरी तो सच में दोनों बहुएं ही जुड़वा हैं। ऊपर से दोनों ने एक ही कलर की साड़ी भी पहनी है। तू इन्हें पहचानती कैसे है? तुझे दिक्कत नहीं होती क्या? अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। शायद तूने गौर ही नहीं किया। मेरी बड़ी बहू मुझे माँ जी बोलती है और छोटी बहू मम्मी जी। साथ रहते रहते सब पता चल ही जाता है। तेरी जगह मैं होती तो पगला ही जाती। दोनों के हाथों का स्वाद भी एकदम एक जैसा है। तभी तो मैंने स्वादिष्ट दाल का नाम जुड़वा बहू की पंचरत्न रखी है। शादी में जो भी इसे देखता था, तेरी तरह उसका भी सर घूम जाता था। घूमने वाली बात ही है यार। तेरे जैसा इंसान है जो इसके साथ रह रहा है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बहुओं, तुम्हारी दाल सच में बहुत अच्छी थी। मजा ही आ गया खाकर। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शांति को सुमन की जुड़वा बहुओं के हाथों की पंचरत्न दाल बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से वो आए दिन सुमन के घर दाल खाने आ जाया करती। साथ ही 2-4 पड़ोसियों को भी साथ ले आया करती। एक दिन उसकी दोनों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या कहना है तुम दोनों को? माँ जी, शांति आंटी तो आए दिन हमारे घर में बैठी रहती हैं। जिस महंगाई के जमाने में लोग एक दिन किसी को खाना खिलाने से घबराते हैं, वो रोज आकर बैठ जाती हैं। ये तो सही नहीं है ना? हाँ माँ जी, ये चीज तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। खुद तो आती ही है, अपने साथ 4 लोगों को और ले आती है, और अपने घर में तो गलती से भी नहीं लेके जाती लोगों को। माँ जी मान लीजिए कभी हमारे घर में राशन खत्म हो गया और ये 4 पड़ोसियों को लेकर आ जाए, उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी ना। लेकिन बहुओं, उसी की वजह से तो लोगों को तुम दोनों की पंचरत्न दाल के बारे में पता चल गया है। जो भी उस दाल को खाकर जाता है, उसके मुंह से तुम्हारी तारीफ ही निकलती है, जिसे सुनकर तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। माँ जी, लेकिन उससे हमें क्या फायदा मिलता है, बल्कि उल्टा खर्चा होता है। दीदी सही कह रही है माँ जी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अब ऐसे उसे मना भी तो नहीं कर सकते ना। वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे सभी लोगों तक हमारी पंचरत्न दाल का स्वाद भी पहुंच जाएगा और हमारा नाम भी होगा। वो कैसे? माँ जी, आपने ही तो बताया था कि हमारे मोहल्ले में हर साल गरीबों को बांटने के लिए खाना बनाया जाता है और घर घर जाकर बांटा जाता है। तो इस पर हलवाई को लगाने की जगह हम दोनों मिलकर सारा खाना बना देंगे। उसी में हम अपनी पंचरत्न दाल भी शामिल कर लेंगे। इससे हमारी दाल का स्वाद भी सब तक पहुंच जाएगा और सबके हलवाई को देने वाले पैसे भी बच जाएंगे, जिसके बाद लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। हाँ माँ जी मान जाइए, मौका अच्छा है। मोहल्ले वाले आपको पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगेंगे। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि किसी की भी बहुएं इतनी मदद नहीं करती हैं आगे बढ़ने में। उस टाइम अगर मेरी बहुएं सारा खाना बनाएंगी, सबकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी। जी माँ जी। सुमन अपनी दोनों बहुओं की बात मान लेती। दिन बीतते हैं और जैसे ही मोहल्ले में खाना बनाने की बात आती है, सुमन अपनी दोनों बहुओं का नाम बोल देती है, जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उसके फैसले पर सहमति जताते हुए हामी भरते हैं। अगले दिन मोहल्ले में लगे पंडाल में राधा और रानी दोनों मिलकर खाना बनाने लगती है। कुछ समय के बाद दोनों मिलकर सारा खाना बनाती है। उनके खाने की स्पीड देखकर सभी हैरान थे। तभी शांति पंडाल में आती है और पंचरत्न दाल को देखकर कहती है, बहुओं, तुम्हें खाने में अपनी पंचरत्न दाल बनाने की क्या जरूरत थी? बिना बात के इतनी मेहनत कर दी तुम लोगों ने।
खाना ही तो बंटवाना था, कुछ भी बना देती तुम दोनों। आंटी जी, हमारा मानना है कि जिसे भी खाना खिलाओ दिल से खिलाओ, वरना मत ही खिलाओ। और पंचरत्न दाल तो हमें बहुत अच्छी बनानी आती है, तो हमने सोचा कि यही बना ले। अच्छी बात है, जब तुम लोगों को इतना शौक ही लगा है मेहनत करने का तो करो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। आंटी जी, हमने आज के खाने में पंचरत्न दाल इसलिए बनाई है ताकि हमारी दाल का स्वाद खुद ब खुद सबके मुंह तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको हमेशा पड़ोसियों को लेकर हमारे घर में आना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। सभी लोगों को राधा और रानी दोनों का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है, और सबसे ज्यादा तो पंचरत्न दाल, जिसे वो गरीबों में बांटने के साथ साथ अपने आसपास के ढाबे और रेस्टोरेंट में भी पैक करके दे आती है ताकि उन्हें काम मिल जाए। उनकी ये तरकीब काम कर जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके पास ढाबे और रेस्टोरेंट में दाल बनाने के ऑर्डर आते हैं, और इस तरह से सुमन की जुड़वा बहुओं की पंचरत्न दाल उनके मोहल्ले से लेकर ढाबे और रेस्टोरेंट में फेमस हो जाती है।